हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हर्ष पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का बहुत ही महत्वपूर्ण वंश गुलाम वंश। इस समय जितने भी शासक हैं, जितने पॉइंट आप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, वो सभी इस वीडियो अंदर कवर करेंगे। आपका एक भी डाउट या आपका एक भी क्वेश्चन जो कि आप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो इस वीडियो से बाहर नहीं रहने वाला। हर डाउट आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। आपके सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो हमारा पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और आपकी इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। तो हमारा पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका राज के वंश था 1206 से 1210 ईस्वी के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी के अंदर गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के कुछ अलग नाम थे, जिसके अंदर थे गुलाम वंश और मामलुक मामलुक वंश मामलुक वंश, इलबरी तुर्क या इलबरी वंश भी इसको हम कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यानी ऐबक का पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, इसीलिए इन्होंने अपने वंश का नाम गुलाम वंश रखा। और 1206 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। और इनके उपनाम थे लाख बक्सा, क्योंकि ये लाखों का दान करते थे। लाखों का दान करने का इनको हमें लाख बक्सा के नाम से जानते हैं, लाख बक्सा। और इनके एक अन्य नाम था पिलबक्स। पिलबक्स कौन होते हैं? पिलबक्स, पिल का मतलब होता है हाथी, हाथी। तो पिलबक्स का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला, हाथियों का दान करने वाला। तो इन्होंने हाथियों का दान किया, इसलिए हम पिलबक्स के नाम से भी जाते। इनका एक नाम था कुरान खवा, क्योंकि कुरान पढ़ते थे। कुरान खवा, कुरान खवा, क्योंकि ये कुरान वाचन करते थे, कुरान पढ़ने वाले थे। चारों टाइम ये कुरान पढ़ते थे। जितने भी टाइम आप, मुझे नहीं पता कुरान कितने टाइम पढ़ी जाती है, लेकिन जितने भी टाइम कुरान पढ़ी जाती है, ये सभी टाइम कुरान पढ़ते थे, इसलिए इनको कुरान खवा कहा जाता था। और एक नाम इनका और था सिपलहार, 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 क्योंकि ये अपने आप को मलिक गुलाम कहते थे, इसलिए आपको शासक नहीं कहते थे, अपने आप को सुल्तान नहीं कहते थे, क्योंकि गुलाम थे, इसलिए अपने आप को सिपलहार कहते थे। सिपलहार, क्योंकि गुलाम के एक शासक के गुलाम थे, अपने आप को सिपलहार। और एक नाम था इनका मलिक, मलिक, अपने आप को मलिक कहते थे। ये दिल्ली के शासक थे और मलिक कहते थे। और अपनी राजधानी इन्होंने दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर, जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। लाहौर, क्योंकि दिल्ली एक हिंदू एरिया था उस वक्त, हिंदू एरिया था। 1206 ईस्वी के लगभग सारे हिंदू, एंड दिल्ली के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था। तो अपने आप को असुरक्षित मानते थे दिल्ली के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इनको कभी भी हिंदू हमला कर सकते थे। क्योंकि लाहौर के पास मुसलमान एरिया था, इसलिए इन्होंने लाहौर अपनी राजधानी बनाई अपने राज्य की। और इनके एक कवि थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, हसन निजामी, हसन निजामी, हसन निजामी, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे इनके, हसन निजामी, जिनकी पुस्तक है ताजुल मासरी। एसएससी की सबसे फेवरेट पुस्तक है ताजुल मासरी, ताजुल मासरी, मासरी, ताजुल मासरी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ताजुल मासरी। जो कवि थे हसन निजामी, हसन निजामी दरबारी कवि थे, किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इन्होंने मस्जिद बनाई थी, मस्जिद, कुवत उल मस्जिद, मस्जिद बनाई थी इन्होंने। कौन सी? कुवल मस्जिद, मस्जिद, मस्जिद बनाई थी कुवल उल मस्जिद, कुवल उल मस्जिद, जो कि उत्तरी भारत के अंदर प्रथम किसी भी मुसलमान द्वारा बनाई गई मस्जिद या इमारत थी, और प्रथम भारत के अंदर मस्जिद थी, क्योंकि इससे पहले मुसलमान या तुर्क भारत के अंदर नहीं आए थे, उन्होंने भारत के अंदर राज नहीं किया था, इसलिए प्रथम मस्जिद उन्होंने बनाई कुवत उल मस्जिद। और 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है अजमेर के अंदर। यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था, जिसे इन्होंने तोड़ के यहाँ पर क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये भी एक मस्जिद है, कुछ इमारत नहीं है, एक मस्जिद है। और उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार, ये भी एक मस्जिद है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था इसका निर्माण। लेकिन इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी कुतुब मीनार की। और किसकी याद में करवाई थी? अपने गुरु बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की याद में उन्होंने इसकी निर्माण करवाया था। बख्तियार काकी, कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाई थी। और इनके बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति हुआ था
बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और 1210 ईस्वी के अंदर पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। पोलो खेलते हुए इनकी घोड़े से गिरने का मृत्यु हो गई थी। अब देख लेते हैं इससे संबंधित। अब मैंने जितने पॉइंट थे आपके वो PDF मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। तो हम इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर इतने से बाहर नहीं रहने वाला, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट कुतुब ने संबंधित कंप्लीट करवा दिए। तो हमारा अगला शासक है सामुद्दीन इल्तुतमिश। 1211 से 1230 ईस्वी के अंदर दिल्ली वंश पर राज किया था। 1211 से 1236 ईस्वी के अंदर। अब इल्तुतमिश, इसका सामान्य अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश के नाम का सामान्य अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, SSC ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और इन्होंने शासन राजगद्दी बैठे थे 1211 ईस्वी के अंदर इन्होंने राजगद्दी पर दिल्ली की बैठ चुके थे। इन्होंने प्रथम मदरसा बनवाया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रथम मदरसा इन्होंने बनवाया था, प्रथम मदरसा। और कुतुब मीनार यानी पूर्ण कार्य करवाते थे। कुतुब मीनार को पूर्ण निर्माण इन्होंने करवाया था। और अत्तारकीन दरवाजा इन्होंने बनवाया था, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। और हौज शमसी जो कि इधर ईदगाह है, इसी के प्रथम निर्माण किया था। प्रथम भारत के अंदर ईदगाह कौन सी है? प्रथम ईदगाह है हौज शमसी, जिसका निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। और सुल्तानगड्डी का मकबरा इन्होंने बनवाया था। सुल्तानगड्डी का मकबरा, ये एक दास थे, दासों के दास थे। ये मोहम्मद गौरी के दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे इल्तुतमिश, इसीलिए इन्होंने दासों का दास कहा जाता है। और इन्होंने इसी कारण अपने आप को दास मानते थे, दास थे। और दास तक ये अच्छे से जानते दासता क्या होती है। तो इन्होंने दासता से मुक्ति कर दी। अपने राज्य के अंदर किसी को भी दास रखने से इन्होंने मना कर दिया। दास रखने वालों को इन्होंने सजा देनी शुरू कर दी। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ये संस्थापक थे, कौन थे? इल्तुतमिश। तो वास्तविक संस्थापक थे दिल्ली सल्तनत के, कौन थे? इल्तुतमिश। और अमीरों को दमन किया था, क्योंकि अमीर दास रखते थे। अमीरों का दमन किया था इन्होंने। अमीरों का दमन कर दिया था इन्होंने। अमीरों को एक प्रकार से इन्होंने बहुत बड़ा दमन कर दिया था। अमीरों को दमन किया था। ये क्वेश्चन आपके SSC में पूछा गया, अमीरों को दमन करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन सा है? तो वो थे आपके इल्तुतमिश। और अमीरों को बढ़ावा देने वाले वो थे आपके बलबन, जो कि आपके वीडियो के अंदर आगे आएंगे, बलबन। और इनकी उपाधियां थी, प्रसिद्ध उपाधि थी आमिर उल मोमिन इनकी प्रसिद्ध उपाधि थी, आमिर उल मोमिन। और उन्होंने एक 40 दल बनाया था, 40 अमीर व्यक्तियों का दल बनाया था, जिसे हम कहते थे तुर्कान-ए-चहलगामी। असली नाम इसका है तुर्कान-ए-चहलगामी, पर 40 दल फेमस नाम है इसका। 40 दल फेमस नाम है, इसके हम 40 दल कहते हैं। और इसका असली नाम है तुर्कान-ए-चहलगामी, जिसके अंदर इन्होंने 40 गुलामों का या 40 बहुत ही अमीर लोगों का एक दल बनाया था, जिसे हम तुर्कान-ए-चहलगामी नाम जानते हैं। इन्होंने इनके 3 बहुत ही प्रसिद्ध इन्होंने सिक्के चलाए थे। 3 बहुत ही प्रसिद्ध सिक्के चलाए थे। कौन से? टंका, जितल और सजगनी। टंका, जितल और सजगनी। ये 3 प्रसिद्ध सिक्के हैं। टंका, जितल सभी पता है, पर सजगनी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सजगनी का निर्माण करवाया है। सजगनी को कौन सी मुद्रा थी, किसके वक्त थी? तो आपके थे इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने सजगनी को चलाया था, एक मुद्रा थी सजगनी। हमारा अगला इल्तुतमिश से जितने पॉइंट पूछते जाते हैं वो मैंने सारे कंप्लीट करवाती है। यहाँ से इससे जो आपको कोई पॉइंट एग्जाम में नहीं बनने वाला, चाहे आप दल था 40 का दल, 40 सूमों का साहिब मैंने आपके यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया, कुतुब मीनार का निर्माण। तो हमारी अगली प्रमुख शासक है रजिया सुल्तान, जिनका शासक काल था 1236 से 1240 ईस्वी के अंदर। 1236 से 1240 ईस्वी के अंदर इन्होंने शासन किया था रजिया सुल्तान ने। ये भारत शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। रजिया सुल्तान। वह
लोगों के बीच लोकप्रिय थी, लेकिन कुलीनों के धर्मशास्त्रियों को एक स्वीकार्य नहीं था। कुलीनों का स्वीकार्य नहीं था कि रज्जिया एक महिला है और वह शासिका बने, शासन करने पर लोगों के अंदर ये बहुत ही लोकप्रिय थी। इस कारण उन्होंने 4 वर्षों तक शासन किया था। एक बहुत ही सुलझी हुई शासिका थी, पर उन्होंने 4 वर्ष शासन करने के बाद उन्हें कैथल के अंदर डाकुओं ने मार दिया था। उसने एबिसियन गुलाम याकूत को प्रातिमा देकर ईसा रईसों यानी अमीरों को और अधिक नाराज कर दिया। वो 40 गुलामों यानी 40 अमीरों को दल था ना, 40, उसी को उन्होंने नाराज कर दिया। क्यों कर दिया? गुलाम याकूत को प्राथमिकता देकर, एबिसियन गुलाम याकूत को प्राथमिकता देकर उन्होंने 40 को नाराज कर दिया। इनकी मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण था 40 दल। इन्होंने इन्हें कैथल के अंदर डाकुओं से मरवा दिया था। उसके राज्यारोहण के तुरंत बाद मुलायतु या बदायूं हांसी और लाहौर के गवर्नरों ने उसके खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर दिया था। इनके गवर्नरों कौन कौन से? मुल्तान, बदायूं, हांसी और लाहौर के गवर्नरों ने इसके खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर दिया था। क्योंकि एक महिला थी, महिला शासक को वो पसंद नहीं करते थे, इस कारण उन्होंने खुलेआम विद्रोह कर दिया था। भंटिया में भयंकर विद्रोह हुआ। भंटिया के गवर्नर अल्तूनिया ने रज्जिया के अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इन्होंने, किसने? अल्तूनिया ने। इसी के बाद उन्होंने से शादी की थी अल्तूनिया से इन्होंने, कि भंटिया के गवर्नर ने इनसे इनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। रज्जिया ने याकूत के साथ अल्तूनिया के विरुद्ध चढ़ाई की। रज्जिया ने याकूत के साथ अल्तूनिया के विरुद्ध चढ़ाई की थी एवं उसके बाद 1210 ईस्वी के अंदर कैथल के अंदर डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती, क्योंकि याकूत पहले ही मर चुका था और रज्जिया ने बाद में, रज्जिया अल्तूनिया से हार चुकी थी। फिर इस कारण इन्होंने इनसे अल्तूनिया से शादी करनी पड़ी, रज्जिया को अल्तूनिया से शादी करनी पड़ी। उसके बाद जब वापस दिल्ली आ रहे थे, कहाँ से? भंटिया से वापस दिल्ली आ रहे थे, तो कैथल जो हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहां पर रात्रि को जब इन्होंने अपना डेरा डाल के आराम से सो रहे थे, उस वक्त इन पर डाकुओं ने हमला कर दिया और इनकी हत्या कर दी। कब कर दी? 1210 ईस्वी के अंदर। भारत की प्रथम मुस्लिम और अंतिम मुस्लिम शासिका 1206 से 1210 ईस्वी के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनका शासन काल कितने वर्ष था? 4 वर्ष। और प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है शासिका, इसलिए मैंने आपको ये बताया। हमारा अगले प्रमुख शासक है नसरुद्दीन महमूद, जिनका शासनकाल था 1246 से 1266, 1240 से 46 तक, यानी 6 वर्ष तक बीच में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। उन्हें 40 अमीरों के दल से कोई 1 वर्ष के लिए, कोई 2 वर्ष के लिए राजगद्दी पर बैठा था, वापस हटता था, इसलिए वो कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। पर एक तो नसरुद्दीन महमूद, ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पूछा गया कि वह शासक जो कि अपनी टोपी सील कर अपना जीवन यापन करता था, वो शासक कौन सा था? नसरुद्दीन महमूद। और ये इल्तुतमिश का पुत्र था, देववंशी राजा के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे आदर्श शासक दिल्ली सल्तनत या बहुत ही प्रमुख, सबसे प्रमुख आदर्श शासकों के अंदर दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रमुख थे ये मोहम्मद नसरुद्दीन महमूद। ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे आदर्श शासक दिल्ली सल्तनत के नसरुद्दीन महमूद बहुत ही आदर्श थे, क्योंकि ये बहुत पवित्र और महान शासक था, बहुत ही महान था। इन्होंने राजकोष से 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। इन्होंने अपना जीवन यापन, अपनी पत्नी का जीवन यापन टोपी सील कर और कुरान को सील कर, यानी कुरान की पुस्तक आती है ना, उसको इन्होंने बना कर अपना जीवन यापन किया था। और 1266 ईस्वी के अंदर बीमारी का इनकी मृत्यु हो गई थी। 1266 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके ससुर गयासुद्दीन बलबन राजगद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? 1266। और कब तक इनका शासन था? 87 ईस्वी तक, 1287 ईस्वी तक। सबसे हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ये खतरनाक शासक थे, बहुत ही खतरनाक शासक थे। इन्होंने सबसे खतरनाक शासक थे दिल्ली सल्तनत के, बहुत ही बड़े शासक थे। कौन थे? बलबन। उन्होंने 40 की शक्ति को तोड़ दिया और ताज की प्रतिष्ठा बहाल की। यानी तो 40 इल्तुतमिश ने जो 40 अमीरों का दल बनाया था, तुर्कान तेलंगाना में उसे नष्ट किया था बलबन ने। इससे पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ये कर नहीं पाए थे। और सल्तनत की स्थिरता के लिए इन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थिरता के सबसे बड़ा इन्होंने योगदान दिया था। स्वयं को सुविज्ञ रखने के लिए बलबन ने गुप्तचर नियुक्त किए। स्वयं को सुविज्ञ रखने के लिए बलबन ने गुप्तचर नियुक्त किए थे।
गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। दीवान अर्ज की इन्होंने स्थापना की थी, दीवान अर्ज की। इन्होंने सिजदा और पेबोस, सम्राट के सामने स्पष्ट प्रमाण करो और राजा के पैरों को चूमो। सिजदा और पेबोस की बहुत ही फेमस प्रथा इन्होंने लाई थी। इन्होंने सिजदा, यानी सिजदा का मतलब होता है सम्राट के सामने प्रणाम, सिजदा के सामने प्रणाम करना, झुक के प्रणाम करना, और राजा के पैरों को चूमना। ये प्रथा इन्होंने लाई क्योंकि ये अपने आप को ईश्वर का देवता मानते थे, ईश्वर देवता मानते थे और कहते थे मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व हूँ। इसलिए उन्होंने ये लाई कि उन्होंने प्रथा लाई कौन सी, पेबोस, कि राजा के पैरों को चूमो और देवता को अभिवादन करो, यानी अपने आप को अभिवादन करवाते थे और अभिवादन सामने रूप से पेश किया था लोगों को। इसी रूप में लोग इसको पेश करते, यानी अभिवादन करते थे लोग इसका, किसे, सिजदा और पेबोस के अंदर। फारसी दरबार मॉडल बलबन की राजस्व की अवधारणा को व्यक्त करता है। इनके दरबार का मॉडल था फारसी दरबार, यानी फारसी दरबार जिस प्रकार से चलते थे, इन्होंने भी अपने दरबार को उसी प्रकार चलाना प्रारंभ किया था, फारसी दरबार के रूप में। इन्होंने एक जिले इलाही, यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी, यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व अपने आप को मानते थे, जिले इलाही, ईश्वर की छाया। और इनके आखिरी शासक थे गुलाम वंश के, अपने बलबन के पोता जी, यानी पोता बलबन के एक पोते को दिल्ली के कोतवाल यानी फखरुद्दीन के सिंहासन पर बिठाया गया, जिसने बलबन के अंतिम दिनों में उस राज के नैतिक अधिकार ग्रहण किया था। बलबन के अंतिम दिनों ने राजनीतिक अधिकार ग्रहण किया था। बलबन ने सामान्य मृत्यु प्राप्त हुई थी, एकदम बूढ़े होकर उन्होंने अपनी मृत्यु प्राप्त की थी। उसके बाद उनके पोते यानी कि कौन, केकोबाद क्रियोकस, जबकि अंतिम शासक थे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के, वो बलबन के बाद इनके पोता थे और वो इस राजतंत्र पर बैठे। लेकिन कुकुबाद को खिलजी परिवार ने मार डाला, जिसके बाद गुलाम वंश का अंतम और दिल्ली पर सियासत खिलजी वंश की शुरुआत हुई। खिलजी वंश की शुरुआत कब हुई, 1290 ईस्वी के अंदर, यानी 91 में मान सकते हैं, 1290 और 91 ईस्वी के अंदर खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। मैंने यहाँ पर आपको गुलाम से जितने भी पॉइंट बनते हैं, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के, सारी कंप्लीट करवा दिए। आई होप कोई भी आपको डाउट अगर रह गया है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या ही कहें, थैंक यू।